हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं अपनी एथिक्स की डिस्कशन को। आज की क्लास में हम बात करेंगे एथिक्स और लॉस के अंदर क्या लिंक है, इनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ है और क्या क्या डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स एंड लॉस। सबसे पहले एक बात को हम रिपीट करते हैं जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करा था, और वो एक रूल है। वो ये है कि एथिक्स जो हैं वो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है और ऐसा काफ़ी बार होता भी है और होता हुआ आया भी है। लेकिन ये कब होता है? सबसे पहले आप इस पॉइंट को देखो, जब कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को कौन मान रहा होता है, कौन फॉलो कर रहा होता है? या तो इंडिविजुअल या सोसाइटी के कुछ लोग, एक सिंगल इंडिविजुअल या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। जब कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स जो कि एक इंडिविजुअल या सोसाइटी के द्वारा फॉलो करे जाते हैं, जब उनके अंदर एक वाइड एक्सेप्टेंस आ जाती है ना, काफ़ी सारे लेवल पर, एक बहुत बड़े स्तर पर लोग उनको मानने लग जाते हैं, तो समटाइम्स दे आर कोडिफाइड इनटू लॉस। डिफरेंस बस ये होता है, एथिक्स के अंदर पर्सन को जो पनिशमेंट मिलती है वो काफ़ी अलग होती है विद रिस्पेक्ट टू अगर लॉ को तोड़ने के लिए जो उस पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। तो आराम से समझते हैं इस टॉपिक को कि क्या लिंक है और क्या सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज एग्जिस्ट करती है एथिक्स और लॉस के बीच में। एथिक्स एक रीजन फ्रेमवर्क है। किस चीज का? मॉरल प्रिंसिपल्स का। यानी कि एथिक्स के दायरे के अंदर जब भी आप मोरालिटी की या मॉरल प्रिंसिपल्स की, गुड और बैड एस्पेक्ट की जब भी आप बात करते हो, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ एक रीजन है, लॉजिक है, उस चीज का एक फ्रेमवर्क सेट होता है ऑलरेडी, एक बैकग्राउंड, एक प्लेटफॉर्म सेट होता है एथिक्स के अंदर। मोरालिटी का और मॉरल प्रिंसिपल्स का रीजन और लॉजिक के बेसिस पर बात होती है जब हम बात करते हैं अच्छे और बुरे की, सही और गलत की, विद रिस्पेक्ट टू द एक्शंस एंड बिहेवियर ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। लेकिन जहां पर बात होती है लॉ की, लॉ एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। आप लॉ में ना, जहां पर बात कानून की आ जाती है, आप वहां पर बात रीजन और लॉजिक की तो कर ही सकते हो, क्योंकि जैसा कि अभी हमने पढ़ा, एथिकल प्रिंसिपल्स जब वाइड स्केल पर लोगों के द्वारा माने लग जाते हैं लोग, तब वो जाकर कोडिफाई होकर लॉ बन जाते हैं। तो लॉ कहीं ना कहीं, सारे लॉज के साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन लॉ कहीं ना कहीं अगर बन रहे हैं तो उसके पीछे एथिक्स की झलक है। हम यहाँ पर सिर्फ उन्हीं लॉज के बारे में बात करने वाले हैं, उन्हीं लॉज के एग्जाम्पल देने वाले हैं जो कि एथिक्स से डिराइव्ड है। याद रखना, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, सारे लॉज एथिक्स से डिराइव होकर ही बनेंगे ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि लॉ जो है वो एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है। यहां पर रीजन और लॉजिक तो हो ही सकता है, लेकिन उसके साथ साथ देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि इंडिविजुअल्स को फॉलो करने हैं। और उनके अंदर एक फियर ये भी होना चाहिए लॉज को फॉलो करते हुए, क्योंकि यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो पालन कर रहे हैं एक इंडिविजुअल को, उनके अंदर एक फियर ये होना चाहिए कि दे शुड नॉट ब्रीच और वायलेट सच रूल्स एंड रेगुलेशंस विच आर पार्ट ऑफ लॉ। अदरवाइज उनके खिलाफ जो स्टेट है, जो सरकार है, वो एक्शन ले सकती है।
तो लॉ एक ऐसा स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है रूल्स एंड रेगुलेशंस का विच इज एनफोर्स थ्रू सर्टेन अथॉरिटी। अब वो अथॉरिटी किसी भी चीज का पार्ट हो सकती है, लाइक लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी पर्टिकुलरली। लेकिन हम जानते हैं, अगर हम पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटी की संदर्भ में बात करें, लॉ मेकिंग का काम इट रेस्ट विथ लेजिस्लेचर, जिसको हम आम भाषा के अंदर कहते हैं पार्लियामेंट। और इसी के माध्यम से, इसी की वजह से इंडिविजुअल के जो बिहेवियर होते हैं, हम यहां पर लॉ की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल के जो बिहेवियर होते हैं, जो एक्शंस हैं और जो सोशल रिलेशंस हैं, वो गवर्न करे जाते हैं। ऐसा एथिक्स के साथ भी हो सकता है, लेकिन लॉ में ये एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, जो कि एनफोर्स करने की कोशिश कर, यहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन एनफोर्स करे जाते हैं वो एक सर्टेन अथॉरिटी के द्वारा करे जाते हैं, और वही अथॉरिटी डिटरमाइन करती है, ये इंश्योर करती है कि एक इंडिविजुअल के जो बिहेवियर है, उसका जो बर्ताव, स्वभाव, उसका जो रवैया है, उसके जो एक्शंस हैं और उसके जो सोशल रिलेशंस हैं, उसको गवर्न करा जाए, उसको रेगुलेट करा जाए। और अगर इंडिविजुअल उसको ब्रीच करेगा तो उसका सामाजिक बहिष्कार नहीं होगा, उसको कानूनी सजा मिलेगी और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, अब हम रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करते हैं बिटवीन लॉ एंड एथिक्स। और सबसे पहले दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं रिलेशनशिप के डोमेन के अंदर एथिक्स और लॉज के बीच में क्या क्या या किस किस प्रकार की जो सिमिलैरिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती है। दोनों के दोनों जो लॉज और एथिक्स हैं, ये एक सिस्टम है। कैसे? एक मोरालिटी का सिस्टम है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम है। एक में बात हो रही है रीजन और लॉजिक की, एक में बात हो रही है रूल्स एंड रेगुलेशंस की, जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा इन्फोर्स करा जाएगा एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, उसके एक्शंस को, और एक इंडिविजुअल अपने सोशल रिलेशंस को कैसे मेंटेन करता है। यहां पर सोशल रिलेशंस का दोस्तों ये मतलब है कि एक इंडिविजुअल के एक्शन या बिहेवियर जो है वो दूसरों को किसी भी प्रकार का हार्म ना पहुंचाए। यानी कि जैसे हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर बात करते हैं ना, आप अगर अपने फ्रीडम को एंजॉय कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप सामने वाले इंडिविजुअल के फ्रीडम को छीन लो, उसको स्नैच कर लो, या फिर अपनी लिबर्टी के अंदर अपनी लिबर्टी को एंजॉय करते हुए उसका नारा लगाते हुए आप सामने वाले की लिबर्टी को टार्निश कर दो या उसकी धज्जियां उड़ा दो। तो दोनों लॉज और एथिक्स जो हैं वो सिस्टम है, और दोनों जो हैं वो इंडिविजुअल्स के लिए बने हैं, वो सोसाइटी के लिए बने हैं, वो कम्युनिटी के लिए बने हैं। लॉज हो चाहे एथिक्स हो, दोनों के अंदर हमें एक सेट ऑफ मॉरल वैल्यूज देखने को मिलती है, और ये दोनों मदद करते हैं। क्योंकि हम यहां पर सिमिलैरिटीज पढ़ रहे हैं, इसलिए हम दोनों की वो वाली बातें कर रहे हैं जो कि एक जैसी है। एंड दिस लॉज एंड एथिक्स बोथ प्रिवेंट पीपल फ्रॉम वॉलेटिंग देम। ये एक प्रकार से गाइडलाइंस का काम करते हैं लोगों के लिए कि उनको एक किसी किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर जो कानून होते हैं, कानून हमेशा एक ऐसा मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल का जो एथिकल बिहेवियर है वो हमें देखने को मिलता है। कानून एक तरीके से इंडिविजुअल के एथिकल एक्शन को गाइड करने का काम करते हैं, या फिर उसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि मेंटेन करने का काम करते हैं। बिकॉज हम एक चीज को नकार नहीं सकते हैं, ठुकरा नहीं सकते हैं, और वो ये है कि कानून की वजह से एक फियर जरूर जनरेट होता है सोसाइटी के मेंबर्स के अंदर। 100 बार कोई भी
ऊट पटांग हरकत अगर किसी के मन में उत्पन्न हो रही है, कानून के डर की वजह से वो इंडिविजुअल रुक जाता है, अपने आप को रोक लेता है। दूसरी सिमिलैरिटी, जब कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स वाइडली एक्सेप्टेबल हो जाते हैं, जैसा कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा इस लेक्चर के, तो वो फिर कोडिफाई होकर उस समाज के अंदर लॉ बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो अक्सर एक है हम अपने लेक्चर के अंदर एक एग्जाम्पल को अक्सर यूज़ करते रहते हैं, वो है सरोगेसी का, कि दूसरे यूरोपियन देशों के अंदर, अमेरिका जैसे देश के अंदर सरोगेसी हो सकता है कि एक पैसा कमाने का बहुत अच्छा जरिया हो लेडीज़ के लिए, और जिसके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई भी ना हो, और कानून को या कानून बनाने वाले को कोई आपत्ति भी नहीं है अगर कोई एक औरत अपनी जो कोख है वो किराए पर देकर उससे पैसे कमाना चाहती है। लेकिन भारत के अंदर एक लेडी का माँ बनना, उसका प्रेग्नेंट होना, ये एक धर्म के दायरे के अंदर एक रिचुअल्स के तौर पर एक्सेप्ट करा जाता है। इसको काफ़ी पवित्रता के साथ देखा जाता है, काफ़ी शालीनता के साथ देखा जाता है। तो यहां पर मदरहुड हमारी सोसाइटी के अंदर जो है वो सैक्रोसेंट है। सैक्रोसेंट मतलब वो चीज़ होती है जिसका आप आदर सम्मान उसी प्रकार करते हो जैसे आप धार्मिक बातों का, धार्मिक ग्रंथों का और अपने धर्म गुरुओं का या गॉड्स एंड गॉडेसेस का आदर करते हो। रिलीजियस नेचर की जिस चीज़ को रिस्पेक्ट मिले ना धर्म के बराबर, उसको उसके लिए ये वर्ड यूज हम करते हैं सैक्रोसेंट, एकदम पवित्र धर्म की तरह, उसको कहा जाता है इंग्लिश में सैक्रोसेंट। तो मदरहुड, माँ बनना किसी लेडी का, किसी औरत का हमारे समाज के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा पवित्र चीज़ मानी जाती है, और ऐसा माना जाता है कि किसी लेडी का गर्भवती बनना उसको मॉनेटरी वैल्यू में नापा तोला नहीं जा सकता है। इसलिए हमारे देश में आगे चलकर एक लॉ आया जो कि भारत के अंदर सरोगेसी को, अपनी कोख को किराए पर देने का ये जो काम चल रहा था उसको रेगुलेट करने की कोशिश करता है कानून। जहाँ पर इस कानून ने बोला कि हम सिर्फ सरोगेसी को अल्ट्रूस्टिक पर्पस से ही गवर्न कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, ना कि इसके लिए कोई हमें मॉनेटरी जो चीज़ है, मॉनेटरी जो वैल्यू है वो असाइन करनी चाहिए। अब हम दोस्तों बात करते हैं कुछ डिससिमिलैरिटीज़ की बिटवीन एथिक्स एंड लॉ, कि फ़र्क क्या है। देखो, एक जो बेसिक फ़र्क आता है ना, लॉ को अगर आप तोड़ोगे तो कानून आपको तोड़ देगा। एथिक्स को अगर आप अपने तोड़ोगे ना तो आप अंदर से खुद टूट जाओगे, कोई और नहीं आएगा आपको तोड़ने। कानून का डर बाहर से है आपको, एथिक्स का डर जो है वो आपके अंदर जो मोरालिटी जो छुपी हुई है, जो एक अच्छा इंसान छुपा हुआ है, वो आपको कोसेगा, वो आपको सोने नहीं देगा, वो आपको चैन से जीने नहीं देगा। आपके अंदर गिल्ट पैदा होगा, आप अपनी नज़रों में गिर जाओगे, आपको अपने ऊपर शर्म आने लगेगी। ये बेसिक डिफरेंस है एथिक्स और लॉ के अंदर। अब इसको थोड़ा सा अंग्रेजी अनुवाद के अंदर हम समझते हैं। सबसे पहले तो लॉ जो है, अगर आप लॉ को वायलेट करो, लॉ के दायरे के अंदर अगर हम बात करें तो आपको पनिशमेंट मिलेगी अगर आप लॉ की चीज़ों को वायलेट करते हो, या फिर लॉ के अंदर का जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस डिज़ाइन करे गए हैं लॉ मेकिंग अथॉरिटी के द्वारा, तो आपको मिलेगी पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या है? आपके खिलाफ एक लीगली एनफोर्सिबल एक्शन लिया जाएगा एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। पुलिस वाले ले सकते हैं, आपने ट्रैफिक लाइट जम करी तो ट्रैफिक पुलिस वाले ले सकते हैं, या फिर आपको पुलिस वाले, जैसा कि एक कानूनी व्यवस्था हमारी कहती है कि 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करा जाएगा, जैसा कि आप इंडियन पॉलिटी वगैरह में पढ़ते हो, तो फिर जज जो है वो सुनवाई करने के बाद आपके खिलाफ कार्रवाई करवा सकता है या आपको पर्टिकुलर कोई सज़ा दे सकता है। कानून को तोड़ोगे तो ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन व्हाट अबाउट एथिक्स? एथिक्स को अगर आप तोड़ते हो, जो कि सोसाइटी के अंदर एक सैंक्शन रूल्स हैं और जिसको हम कहते हैं कि एक रीजन फ्रेमवर्क है ये मॉरल प्रिंसिपल्स का,
और सोसाइटी के मेंबर्स को अगर पता लगा तो इट में इनवाइट सोशल सैंक्शन। कोई आपको यहाँ पर लीगल एनफोर्सेबल पनिशमेंट नहीं मिलेगी कि आपको कटघरे के अंदर खड़ा करा जा रहा है और किसी एक चीज़ के लिए दोषी करार दिया जा रहा है, आपको गुनहगार ठहराया जा रहा है। यहाँ पर सोसाइटी कैन इम्प्लीमेंट सोशल सैंक्शन अगेंस्ट यू, लाइक सोशल बॉयकॉट, सामाजिक बहिष्कार आपका होना, जिसकी वजह से आप अपनी नज़रों में गिर सकते हो, आपको चैन से लोग जीने ना दें या इज्जत भरी नज़रों से आपको देखे ना, आपकी वजह से आपके परिवार को बदनामी सहनी पड़े। दूसरा पॉइंट, देयर में बी मैनी एरियाज जहां पर लॉ हो सकता है वो एग्जिस्ट ही ना करता हो या फिर साइलेंट हो बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर, बट एथिक्स और मॉरल्स जो हैं इनका बहुत वाइडर स्कोप होता है, ये हर जगह पर आपके साथ है। जैसे इस चीज़ के ऊपर कोई भी कानून नहीं है कि अगर एक बिजनेसमैन को यह पता लगता है कि कोई एक ऐसा क्लाइंट है जिसको मैं जानता हूं जो टाइम पर ना पैसे नहीं देता है, जिसकी वजह से मेरा बिजनेस सफ़र करता है, अगर इस बिजनेसमैन को ये पता लगा कि एक ऐसा क्लाइंट है जो कि पैसे नहीं देता और उसको ये भी पता लगा कि ये जो क्लाइंट था ये मेरे कॉम्पिटिटर के पास जा रहा है और बिजनेसमैन ने उसको बताना सही नहीं समझा और उसका नुकसान करवा दिया सामने वाले का, जबकि वो जानता था कि मुझे उसको वार्न कर देना चाहिए अपने कॉम्पिटिटर को, जो कि एक अनदर बिजनेसमैन हो सकता है, कि इस क्लाइंट के साथ डील मत करो क्योंकि उस क्लाइंट की रेपुटेशन इस चीज़ में है कि ये अपने ड्यूज़ जो है वो क्लियर नहीं करता है। यहाँ पर जो है कोई पनिशमेंट नहीं आएगी, यहाँ पर पर्सन की जो एथिक्स हैं वो एक सेल्फ जजमेंट का काम करेंगे यहाँ पर एक इंडिविजुअल के लिए। अब वो बिजनेसमैन जाने कि उसने जो करा सामने वाले को बचा सकता था बर्बाद होने से, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं करा। एथिक्स जो हैं दे में वेरी फ्रॉम पीपल टू पीपल, बिकॉज अलग अलग लोगों के अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं सर्टेन इशू के ऊपर, बट कानून जो है वो सबके लिए सेम है। लॉ जो है वो क्लियरली डिस्क्राइब ये करता है कि व्हाट इज इलीगल, तो वो इलीगल ही है, नो मैटर कि किसी भी इंडिविजुअल के लोगों के क्या ओपिनियन हो उसके ऊपर कि ये चीज़ सही है कि गलत है, इसके ऊपर क्यों इतनी सज़ा होनी चाहिए। वो अगर कानून की नज़रों में गलत है तो वो गलत है, इलीगल है तो वो इलीगल ही है। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है एथिक्स आर नॉट वेल डिफाइंड, लेकिन लॉज हमेशा डिफाइंड होते हैं और प्रिसाइज होते हैं। एथिक्स का दायरा क्योंकि बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन लॉज का दायरा हमेशा लिमिटेड होता है। एथिक्स जब भी कोड ऑफ कंडक्ट की तरह इवॉल्व होते हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जाना था, एक ऑफिस के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं जिसके अकॉर्डिंग सबको चलना पड़ता है, चाहे वो फिर प्राइवेट कंपनी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो या फिर कोई गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो वहाँ पर कोड ऑफ एथिक्स होते हैं ताकि सभी लोगों के बिहेवियर को जो कंपनी है वो एक सिमिलर अप्रोच के साथ उनके अंदर एक होमोजेनिटी पैदा कर सके, उनको कॉमन तरीके से मॉनिटर करा जा सके। तो एथिक्स जो है एज अ कोड ऑफ कंडक्ट में इवॉल्व जैसे जैसे सोसाइटी मैच्योर होती है, बट लॉज जो हैं वो बदल सकते हैं, वो बदलते भी रहते हैं, और उसको बदलने का जो काम है वो एक पर्टिकुलर देश के लेजिस्लेचर के पास होता है, एक पर्टिकुलर स्टेट के लेजिस्लेचर के पास होता है, पार्लियामेंट के पास, या फिर जैसे हम राज्यों में कहते हैं अपने देश में विधानसभाओं के पास होता है। तो कंक्लूजन में हम ये बोल सकते हैं जो एथिक्स और लॉ का जो रिलेशनशिप है वो डायनेमिक है, चेंज होता रहता है हालात और वक्त के अनुसार। एथिक्स काफ़ी बार लॉज को गाइड करने के लिए काम करते हैं। अगर समाज के अंदर लोगों के एथिकल और मॉरल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो बदलने लग जाएं, तो इसकी वजह से कभी कभार हमें ये भी देखने को मिल सकता है कि कुछ जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं या तो वो अमेंड हो जाएंगे या फिर पूरी तरीके से नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, इनवैलिडेट करार कर दिए जाएंगे।
फॉर एग्जाम्पल, राइट टू इंफॉर्मेशन को आरटीआई एक्ट को इसलिए इनेक्ट करा गया था ताकि जो एक एथिक्स है ट्रांसपेरेंसी वाला, ट्रांसपेरेंसी का जो एथिक्स है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, कि सरकार जो भी करे हम उसके ऊपर निगरानी रख सकें बीइंग अ नॉर्मल सिटीजन, हम सरकार की एक्टिविटीज़ को कोडिफाई कर सकें, उसके लिए ट्रांसपेरेंसी जो है सिटीजन्स के पास हो, सरकार का वर्क ट्रांसपेरेंट और सिटीजन्स के पास पूरी इंफॉर्मेशन हो। सिमिलरली, पहले जिस होमोसेक्सुअलिटी को आर्टिकल 377 के तहत अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करा जाता था, सॉरी इलीगल माना जाता था, उसको आगे चलकर इन अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। पहले इसको माना जाता था होमोसेक्सुअलिटी को, मैंने आपको पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में, कि अगर जो एडल्ट्स हैं सेम सेक्स वाले, यानी कि फीमेल फीमेल एंड मेल मेल, तो उनके बीच में जो कंसेंसुअल मतलब आपसी सहमति के साथ जो भी सेक्सुअल कंडक्ट हुआ है लेकिन सेम सेक्स के पीपल के बीच में हुआ है, तो इसको अननेचुरल माना जाता था और इमोरल माना जाता था। लेकिन सोसाइटी आगे चलकर जैसे जैसे प्रोग्रेस करती गई और एक ब्रॉड माइंडेडनेस वाली थिंकिंग आती गई हमारे समाज के अंदर, जब ये आइडियाज़ निकल कर आए लिबर्टी के, फ्रीडम के, एक पर्सन की अपनी खुद की कैसी भी सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है, और यहाँ पर कोई भी पर्सन फोर्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, यहाँ पर देयर इज एन एलिमेंट ऑफ कंसेंट, परमिशन लेकर। तो सेक्शन 377 जो कि अभी तक होमोसेक्सुअलिटी को अननेचुरल और इमोरल बताता था, बट विथ सोशल प्रोग्रेशन, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ा, इस सेक्शन 377 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, जो कि पहले क्रिमिनलाइज करने की बात करता था कि अगर आप कंसेंट लेके भले ही, लेकिन सेम सेक्स के पर्सन के साथ अगर सेक्सुअल एक्टिविटी में एंगेज होती हो तो दिस इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्रिमिनल एक्टिविटी है वो। लेकिन अभी ये चीज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दी गई थी। नाउ कंसेंट के साथ यू कैन गो अहेड इन दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज विच इज कॉमनली नोन एज होमोसेक्सुअलिटी। उसके बाद सेक्शन 66A ऑफ IT एक्ट 2000 जो कि कर्टेल करता है फ्री स्पीच को, ये एक बहुत ही ज़्यादा क्लासिक केस था, बेस्ट केस था, जहां पर सोसाइटी के अंदर लोगों के जब एथिक्स एक प्रोग्रेसिव मोड पर बढ़ते चले गए, तो ये जो फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जिसको हम आम भाषा के अंदर कहते हैं, जब ये लोगों के दिमाग में हावी होता रहा, ये वाला फ्रीडम, ये लिबर्टी ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो इसके तहत जो रिग्रेसिव लॉ था सेक्शन 66 ऑफ द IT एक्ट 2000, कि आप ऑनलाइन कुछ भी सरकार के खिलाफ डाल नहीं सकते हो, अपने ओपिनियंस को आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, कभी भी किसी को भी पुलिस उड़ाकर ले जाती थी, सरकार जो है उसका ईगो हर्ट हो जाता था, तो ये स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। तो इन सारे एग्जांपल से हम ये कह सकते हैं कि कभी कभार ऐसा हो सकता है कि लॉज एंड एथिक्स मे बी इन कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, लेकिन बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि दे में रीइंफोर्स ईच अदर, एक दूसरे को बढ़ाने का वो काम करें, कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर ना आए, और कभी कभार आ भी सकते हैं। और ये कैसे आ सकते हैं कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर, इसके बारे में ज़्यादा बेटर तरीके से आप जानोगे जब आप UPSC की केस स्टडीज़ को देखोगे, PYQs। और एक बात और, ये जो सेक्शन 66A ऑफ द IT एक्ट है, इसके बारे में UPSC जनरल स्टडीज़ पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन पूछ चुका है कुछ साल पहले। तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि GS पेपर 1, 2 एंड 3 की तैयारी आपकी एकदम सॉलिड होनी चाहिए, ताकि आप उसके एग्जाम्पल्स को यूज़ कर सको एथिक्स के पेपर के अंदर। तो इसके साथ ही दोस्तों, जो हमारा इस चैप्टर का टॉपिक 2.2 है, की टर्म्स, की टर्म्स के अलावा हम लोगों ने 2-3 टॉपिक्स की यहाँ पर एक्स्ट्रा बात करी, लाइक एथिक्स एंड मोरालिटी एंड एथिक्स एंड लॉज। ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से टॉपिक कंप्लीट हो गया है।
अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स की अगले लेक्चर से कि व्हाट आर सम ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइन एथिक्स एंड एथिकल प्रिंसिपल्स इन अ सोसाइटी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।